ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अगले हम लोग कुछ क्लासेस में सिस्टम ऑफ पार्टिकल में होंगे। रोटेशनल मोशन में हम तब आएंगे जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा क्या। अभी तक इससे पहले हम लोग क्या मानते आए थे, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, तो ब्लॉक को हम क्या मानते आए थे, इसको मानते आए थे कि एक पार्टिकल है। जैसे ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स mg हो गया, अपवर्ड फोर्स उसका नॉर्मल हो गया, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है तो वो F हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरह का मान लीजिए बेसिकली फोर्स है। तो हम इस बॉडी को, ये कंबाइंड जो बॉडी है हमारा, उसको हम पार्टिकल मानते हुए mg ऐसे दिखाते थे, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल और इस डायरेक्शन में F दिखाते थे। ये उसका एवडी हुआ करता था। तो एवडी में हम क्या करते थे, उस बॉडी को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते थे। ठीक है, और वो जो पार्टिकल होता था वो ये मान के चलते थे कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है कि नहीं। जैसे सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ मास हम किसी बॉडी के उस पॉइंट को कहते हैं जहां हम एज्यूम करते हैं कि वो बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर रिंग है, आपने देखा है साइकिल का जो रिम होता है, साइकिल का रिम जो होता है वो इस तरह से कि एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड होता है उसके रिम्स। ठीक है, और सेंटर पॉइंट यहां पर ये घूमता है। तो यदि हम साइकिल के रिम की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां एज्यूम कर सकते हैं, बीच में इस पॉइंट पे जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, और जैसे ये मान लीजिए सपोज करें ये लेंथ a है और ये विड्थ जो है वो b है। इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो क्या ये रेक्टेंगल प्लेट मतलब मेटल का प्लेट है, आप बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, कहां पर। रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये लेंथ भी b होगा, ये लेंथ भी a होगा। तो यदि इस पॉइंट को हम ऑरिजिन मानते हैं, इस पॉइंट से a/2 यहां आएंगे और यहां से b/2 यहां जाएंगे, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, a/2, b/2, और ये पॉइंट को यदि हम o पॉइंट कहते हैं तो यही उसका सेंटर ऑफ मास होगा ना। यूनिफॉर्म प्लेट है तो होगा कि नहीं। उसी तरह एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है, रिंग सर्कुलर होता है, डिस्क भी सर्कुलर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सर्कुलर जो रिंग है ये 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं, लेकिन डिस्क को हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, मतलब आम भाषा में नहीं कहते हैं हम लोग कि जिस थाली में हम खाते हैं उसी को डिस्क कहते हैं, उसमें छेद नहीं करना है, उसी को हम लोग को डिस्क कहना है। ठीक है, समझ गए। और डिस्क का थिकनेस को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। मान लीजिए कि डिस्क ऐसे वर्टिकल आपके सामने से वर्टिकल रखा हुआ है, तो एक्स और वाई एक्सिस में उसका डायमेंशन आएगा, जेड में हम 0 मानेंगे उसको। यदि जेड में कुछ लेंथ आ गया तो वही डिस्क क्या बन जाएगा, सिलेंडर होगा ना। यानी डिस्क का थिकनेस को हम इनफाइनाइट से फाइनाइट कर दें तो वही डिस्क क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो ऐसा ही ज्योमेट्री की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, जिसका हाइट मान लीजिए c है और ये विड्थ जो ये है b, उसका रेडियस मान लीजिए b है, हाइट c है। इसका सेंटर ऑफ मास, यदि ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर यदि है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है तो सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, क्या एक तो इसके सेंटर पॉइंट से लाई करना चाहिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और यहां पर बीच पॉइंट में कहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहीं से ऑरिजिन निकला है
ये y हो गया और ये वाले को हम z बोल रहे हैं, ठीक है। तो y यानी c हो गया और इसको हम x बोल रहे हैं, x और z में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा b, कॉमा 0,0 कहलाएगा। और इसके इस साइड में यहीं पर, कहां पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका होगा 0,0,b होगा जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस में जब हम वहां जाएंगे उस जेड एक्सिस पर, तो x0 y0, तो सिर्फ जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। क्योंकि सर्कल का रेडियस होगा इसलिए वो भी b होगा, ठीक है। और हाइट में यहां आएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,c/2,0 होगा। तो यही कहलाएगा क्या, उसका सेंटर ऑफ मास। चूंकि ध्यान से डायग्राम देखिए, चूंकि एक्स और वाई एक्सिस के जो अबाउट जो उस प्लेन के हम पैरेलल देखेंगे, एक्स और वाई प्लेन के, सॉरी एक्स और जेड प्लेन के, तो उसके अबाउट ज्योमेट्री यूनिफॉर्म है, मतलब सिमेट्रिकल है, इसीलिए उसका सेंटर मास एग्जैक्टली बीच में रहेगा। क्योंकि सिलेंडर है तो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, और शिफ्ट होकर कितना, c/2 पे आएगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c/2, 0, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो हम हर ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास पता करने की कोशिश करते हैं, इसमें भी करेंगे। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में ये कह सकते हैं कि जो वो ज्योमेट्री का वो पॉइंट जहां का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, हाँ, नाभि होता है, वो सेंटर ऑफ मास होता है। आप सर्कस में देखते हैं, जो सर्कस में जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब एक रॉड रहेगा लंबा, उस पे पेट पे ही वो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखें कभी ऐसा सर्कस में, सर्कस देखे हैं, कहां पर, वाह, ठीक, ठीक है, ऐसा देखे थे ना, हनुमान जी को उड़ते हुए देखे हैं, ऐसे हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी दोनों हाथ से ऐसे नहीं करते हैं, एक हाथ से ऐसे करते हैं, ध्यान से देखें, हाँ, दोनों हाथ से कहेंगे तो वही वही रह जाएंगे, इसलिए एक हाथ से करते हैं। तो वो उनका भी दिखाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बैलेंस है। देर से समझ में आया क्या इसको, ठीक है, लो स्टाइल है दिखाने का। और पुराना रामायण में क्या दिखाता है, पैर जो है ना वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके देखिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो एरोडायनेमिक जो है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स को चैलेंज कर रहे थे। खैर चलिए, ठीक है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे और बॉडी को हम कंबाइंड सिस्टम मान के चलेंगे, मतलब पार्टिकल नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको दो तीन जो भी है इसको ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से ड्रॉ कीजिए, या आपके इसको खुद फिलअप करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसको खुद फिलअप करना है, आपको खुद से लिखना है। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपको समझने के लिए है कि बॉडी को हम कंबाइंड बॉडी मानेंगे, उसको हम पार्टिकल नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ गए। जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक में। आठ दिसंबर को आप लोग जा रहे हैं, हाँ, हम तो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। तो पेट निकल गया इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। जब हम 2008 में बीटेक पास किए थे, 2009 में हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किए थे, जब हम घुस अपने क्लासरूम में इंटर किए थे, कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ था, कोई बच्चा, मतलब उसको हमको टीचर ही नहीं माना था। हम लौट के चले गए, अपने एचओडी के सामने बैठ गए, मायूस हो गए। एचओडी ने बोला, देखो या तो पेट निकाल लो या तो दाढ़ी बढ़ा लो। मैंने बोला सर डन। तो आज मैं अद्वितीय प्रतिभा का मालिक हूं।
हिंदी के शब्द होते हैं, यूज करते हैं बहुत लोग, जो अच्छा लगता है हम कैच कर लेते हैं उसको। चलिए, हो गया, ड्रॉ कर लिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट, ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे ओ पॉइंट, और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर। चैप्टर थोड़ा समस्याग्रस्त होगा, मतलब चैप्टर में समस्याएं आएंगी, खासकर उनके साथ जिनके साथ मैथ की दिक्कत है। मैथमेटिक्स यदि वीक है और सफिशिएंटली वीक है, तब तो फिर आपको दिक्कत आएगी, विश्वास उठने लगेगा आपको फिजिक्स पर। पहले विश्वास उठेगा फिजिक्स पर, उसके बाद मास्टर पर, फिर आपको लगेगा कि दोनों ही बेकार हैं। फिर एक थर्ड स्टेज आता है, पढ़ा तो रहा है कॉन्फिडेंस से, समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी अटेंड करने के बाद जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि होता तो ये व्हाइट बोर्ड है, उसको ये पीला नजर आने लगता है, और धुआं धुआं नजर आता है, धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। ऐसा होता है। हो गया, लिख लिए सब लोग? तो भी लंबा छोटी लेके कहाँ, कल तुम्हारे बारे में विचार विमर्श हो रहा था कि यहाँ पर एक मूर्ति उर्ति लगाया जाए, पोस्ट फोटो लगाया जाए। मेरे बारे में अफवाहें फैल रही थी कि आपको कोई बुलाता ही नहीं है तो आप जाते कहाँ। चलिए, हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे सिस्टम पर। सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मानते हुए चलेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसको कहेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कई पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जो कई पार्टिकल से मिलकर बना है। हम लोग क्या मानते आए हैं, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आगे पढ़े होंगे। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि कोई बॉडी जो है वो स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस कंबाइंड छोटे पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को ही हम लोग सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है, जिसमें मासेस यूनिफॉर्म नहीं है। इसको ड्रॉ कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात की गहराई को समझिएगा तो फिर थोड़ा आगे जाकर आसान हो जाएगा। अभी कुछ क्लास मतलब कल तक प्रोबेबली हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में रहेंगे, कल या परसों तक।
सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए, द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी और सिस्टम, or system where whole mass of the system are assumed to be concentrated. ठीक है, वो सिस्टम जो है वो सेंटर ऑफ मास सिस्टम से अंदर की हो सकता है, सिस्टम से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सिस्टम के अंदर होगा। यदि हम सर्कुलर रिंग लेंगे तो वो मास, वो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सिस्टम के अंदर, मतलब उस ज्योमेट्री में नहीं होगा, बाहर में कहीं होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की बात हम लोग करेंगे इसमें। सेंटर ऑफ मास की बात करने के साथ साथ हम बात करेंगे सिस्टम का। तो ध्यान से देखिए 2 मिनट के लिए। सिस्टम, तो हम लोग 2 तरह के बेसिक सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। पहला, फर्स्ट, जिसको बोलेंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम। लिखना नहीं है, अभी ध्यान से देखिए। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब डिस्क्रीट मास सिस्टम वेयर masses are separated at a distance। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। और सेकंड में आ जाइए, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब डिस्क्रीट मास सिस्टम में, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि डिस्क्रीट मास सिस्टम है, उसमें मासेस जो होंगे या पार्टिकल्स जो होंगे वो एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे होंगे। मतलब हर पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ गैप होगा। जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए, बैडमिंटन का जो नेट होता है, ठीक है, वो नेट जो है वो, मतलब आपके समझने ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो नेट जो है यूनिफॉर्मली उसमें मटेरियल्स नहीं है, मासेस अलग अलग पोजीशंस पे हैं। या वॉलीबॉल जो यूज होता है या फुटबॉल में जो नेट यूज होता है, वो नेट की बात कर रहे हैं, तो वहां मासेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बहुत सारा आप घर में हाउस होल्ड वर्क में यूज करते हैं वो टोकरी, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ताकि उसमें जो फ्लूइड है वो फ्रेश रहे। तो वो जो ज्योमेट्री है वो भी यूनिफॉर्म मास से नहीं बना हुआ। उसकी जगह हम मेटल का यूज करेंगे तो मेटल में यूनिफॉर्मली आपको मिलेगा। जैसे चाय जिससे हम लोग छानते हैं उसमें भी छोटे छोटे नेट, छोटे होल्स होते हैं ताकि चाय उसमें से निकल सके। तो वो भी एक ऐसा ज्योमेट्री या एक ऐसा बॉडी है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे उसको, तो वो कहेंगे उसको डिस्क्रीट मास सिस्टम कहेंगे। उसमें मासेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का एग्जांपल हो गया हुआ जिसमें मासेज एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर हैं। लेकिन यदि कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें मास के बीच का गैप निग्लिजिबल है, यानी इनफाइनेटिमसली स्मॉल है, मतलब निग्लिजिबल है वो। तो ऐसा सिस्टम को हम किस में रखेंगे? कंटिन्यूअस मास सिस्टम में रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेटल का रॉड है, तो रॉड जो है यूनिफॉर्मली उसमें मासेज हैं, कहीं गैप नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा। और यदि हम लोग कोई ऐसा सिस्टम रख रहे हैं जिसमें कि मटेरियल्स या पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? डिस्क्रीट मास सिस्टम में। जैसे नेट की बात करें, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में जो आपको बताएंगे कि ये डिस्क्रीट मास सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो ये नेट हो गया, ये उसकी तरह काम करेगा। रॉड की बात करें हम लोग, तो ये मेटल रॉड है, इसमें क्या है? मासेज आर
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ पाए? मासेज यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके बाद हम लोग अब जो आएंगे वो आएंगे, जो पहला टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में मासेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिए, यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, फिर इसमें इंटर करते हैं। ध्यान से समझिएगा अभी। डिस्क्रीट मास सिस्टम, देखिए डिस्क्रीट मास सिस्टम, हेडिंग दीजिए इसको। क्या हुआ, हेडिंग दे दिए सब लोग? चलिए देखिए यहां पर, मान लीजिए आर्बिट्री शेप का कोई हमारे पास एक मास है, ठीक है, और ये डिस्क्रीट मास है, मतलब ये जो ज्योमेट्री है इसमें मासेस अलग अलग जगह पर हैं। यहां मास है, यहां मास है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और भी कई जगह है। हम लोग इतने मासेस को फॉर्म कर रहे हैं। इस पॉइंट को यहां पर जो मास है m1 कह रहे हैं, यहां पर मास m2, यहां पे मास m3 कह रहे हैं, यहां मास m4 है, यहां मास m5 है, और कहीं पर मास mn है। मतलब n स्मॉल मासेस का ये ज्योमेट्री है। डिस्क्रीट इसलिए है क्योंकि मासेस के बीच में गैप है, यूनिफॉर्म मास नहीं है। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन। तो सारा डायमेंशन यहां से मेजर करेंगे। तो इस मास के लिए हम एक पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं जिसको हम लोग R1 बोल रहे हैं। वो मास के लिए एक पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं जिसको हम लोग R2 बोल रहे हैं। इस मास के लिए फिर बना रहे हैं जिसको R3 बोल रहे हैं। ये मास के लिए R4, R5। हर मासेस का अपना सेंटर ऑफ मास हमने, मतलब सॉरी, पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया ऑरिजिन से, मतलब हर मास का अपना पोजीशन डिफाइन हो गया, ठीक है। तो यदि ये ज्योमेट्री, जो बॉडी है, ये इस बॉडी का टोटल मास यदि हम कैपिटल M ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट प्लस Mn। मान लीजिए n मास का सिस्टम है, कर सकते हैं ऐसा। ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर आपको दो तीन चीजें अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन पूरा ऑब्जर्वेशन रहेगा तो समझ में आएगा। तो यहां पर इतने मासेस का कंबाइंड सिस्टम है, उसको हम कैपिटल M मान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हम R बराबर क्या कह सकते हैं, R सेंटर ऑफ मास, यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें, या सिंपल R सेंटर ऑफ मास की जगह पर R लिखना चाहें, R क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इसको कितने बेहतरीन ढंग से यूज कर रहे हैं देखिएगा। पोजीशन वेक्टर है, हर अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा। तो हम मान रहे हैं R1, तो R1 क्या बताएगा, R1 बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, कौन सा, M1, स्मॉल m1, उसका पोजीशन वेक्टर है। अब इसको थोड़ा और समझना है क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस y1
प्लस Z1, यानी R1 जो पोजीशन वेक्टर है वो x एक्सिस में कितना है x1, y एक्सिस में कितना है y1 और z एक्सिस में कितना है z1। तो इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? R1 क्या है? R1 पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट मास का, मास m1 का। तो R1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि वो पार्टिकल का जो लोकेशन होगा m1 मास का वो x एक्सिस में x1 डिस्टेंस जाने पर मिलेगा, y एक्सिस में y1 और z एक्सिस में z1 पर जाने पर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग और अलग अलग मासेस का भी देख सकते हैं। इसी तरह R2 का क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस j2 k कैप। और इसी तरह हम देखते चलेंगे तो Rn बराबर क्या होगा? xn i कैप yn j कैप प्लस zn k कैप, ऐसा लिख सकते हैं, जो nth मास का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज और करने जा रहे हैं कि यदि हम लिखना चाहें कि r सेंटर ऑफ मास, तो r सेंटर ऑफ मास लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां R1 प्लस R2 प्लस, उससे पहले हम लोग इसको कंबाइंडली यूज करेंगे। कैपिटल M RCM, मतलब प्रोडक्ट किसका? पूरे 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 बॉडी जो है, जो सिस्टम है, उसका पूरा मास इनटू उसका सेंटर ऑफ मास। RCM मतलब क्या हो गया? उसका पोजीशन वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो उसका मास हो गया, और ये RCM रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर किसका? उसके सेंटर ऑफ मास का। तो ये जो ज्योमेट्री है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, कैसा भी ज्योमेट्री हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो, उसका सेंटर ऑफ मास तो होगा कहीं ना कहीं। अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री का एक्सिस से कुछ दूरी पर होगा और सिमेट्रिकल का एक्सिस के लॉन्ग होगा। जैसे सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो सेंट्रल एक्सिस है उसी पर उसका मास, सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, क्योंकि उसके उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ज्योमेट्री क्या है? यूनिफॉर्म है, या ज्योमेट्री क्या है? सिमेट्रिकल है। जैसे स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल उसके सेंटर से यदि एक लाइन पास करें तो हम ये मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि स्फेरिकल बॉल का उस एक्सिस के अबाउट ही कहीं पर पॉइंट होगा, उस एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल है, सब जगह पे ज्योमेट्री बराबर, तो एक पॉइंट सेंटर पॉइंट पे आएगा जो कि उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसी तरह इस ज्योमेट्री का भी, जो आर्बिट्री शेप का ज्योमेट्री, इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ये ज्योमेट्री से अंदाजन हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये RCM है। RCM है, तो RCM वो पोजीशन वेक्टर है जहां हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो R यहां पर M RCM लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN RN, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना? मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्या? टोटल मास इंटू RCM बना है इंडिविजुअल मास उसके RCM से। जैसे M1 मास है और M1 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, उसी तरह M2 मास है, उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और R1 क्या है, R2 क्या है, यहां पर हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यदि यहां से RCM निकालना चाहें तो RCM बराबर हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN RN डिवीजन में कैपिटल M। और कैपिटल M को भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 करके चलिए, तो RCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN RN डिवीजन में M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये जनरलाइज फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को इतना बड़ा पूछेगा नहीं, एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं। और यदि हम लोग समेशन में लिखें, जो समेशन यूज करते हैं उसका रूल फॉलो करें, तो RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI, I कहां से? 1 से लेकर I कहां तक?
एन तक, डिवीजन में समेशन ऑफ एम आई, तो आई बराबर कहां से, 1 से, आई इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां तक सबसे पहले राइट डाउन कीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3, 4 राइट डाउन कीजिए वहां से, तो पूरा सीक्वेंस में राइट डाउन कीजिएगा। चलिए आइए, तो इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए और आप अपने लॉजिक्स को ज्यादा तवज्जो दें, वो बेहतर करें उसको, तो आप उतना ही मैनिपुलेट कर पाएंगे। इमोशन तो इंसान के जीवन में भरा ही पड़ा है, सबके इंसान में, सब इंसान के, जैसे अभी एक कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे, मतलब वो पंजाबी सॉन्ग था, उसमें एक लड़की रो रही है पूरी तरह से, ठीक है, हाँ रो रही है, मतलब उसने गाना को इतना ज्यादा फील कर लिया, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है गाना, और उसको, उसने गाना को फील कर लिया है। उस, जैसे क्या हुआ, बहुत पहले की फिल्म है, अभी का भी बहुत सारा फिल्म में से गाना होते हैं जो आप लोग के अभी कंटेम्प्रेरी है, हम लोग के समय भी बहुत पहले था, उसमें एक गाना हुआ करता था, आप लोग सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। उस समय वहां, उस समय का लड़का, मेरे पे है गाना, मेरा गाना है ये, वो फील कर रहा है उसको, उसके मुखड़ा, उसके अंतरा सबको फील कर रहा है, वो मेरे पे गाना है, उसके आंख में भी आंसू आ रहे हैं। हम बोले भाई, देख रहे हैं इमोशंस के लेवल को कितना उसने बढ़ा दिया, उसमें नाम भी नहीं रहता है ना, गाना में नाम भी नहीं डाला जाता है, इसीलिए जनरलाइज गाना है, सब पे फिट हो जाएगा। मोहब्बतें फिल्म आया था, सब वहां पर राज आर्यन बन गए थे, सब, सबका स्टाइल वैसा ही हो गया था, ये हमारे समय की बात है। आ? वो फिल्म देखिएगा उसमें है, और सब इमोशनली, सब एकदम, मतलब लग रहा है ना कि अपने आप को वो एकदम नेक्स्ट टू शाहरुख खान समझ लिए अपने आप को। इसीलिए ये लोग ना, ये जो एक्टर्स होते हैं ये ज्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। बेचारा, उसका भी लाइफ नॉर्मल लाइफ ही है, वो सुबह उठ के वो भी परेशान रहता है, उसको भी नाश्ता नहीं मिलता है तो वो भी सोचता है, लेकिन आपने उसका वो रूप देखा है ना, फिल्म वाला रूप, और उसके पीछे पूरा टीम काम कर रही है, उसके उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन अलग कर रहा है, उसको उसके कोरियोग्राफर अलग है, उसका पूरा, उसको पूरा तैयार कर रहा है एक्टिंग के लिए, वो और अलग है। उसके बाद पीछे का पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, एक से एक धुरंधर जो 50 साल से सिर्फ गा रहे हैं वो उसके लिए गा रहा है, और आप कोशिश कर रहे हैं उस पोज में गाने का, तो आपसे मुंह से गाने नहीं निकल रहा है। ये सब चीज पर कंट्रोल होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे। देखिए यहां पर आरसीएम मतलब एक्ससीएम प्लस वाईसीएम प्लस जेडसीएम, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम बात पूछना चाहते हैं कि एक्ससीएम क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। पहले ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। हमने इससे पहले क्या लिखा, आरसीएम बराबर क्या लिखा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस nm, n तक लिए लिखा। अब उसके बाद हमने ये लिख दिया, तो जैसे हम किसी किसी पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो r बराबर क्या लिख रहे हैं, x, यदि फर्स्ट पार्टिकल है तो r1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिख रहे हैं। उसी तरह सेंटर ऑफ मास की यदि हम बात करेंगे पोजीशन का, तो पोजीशन जो है, मतलब पोजीशन वेक्टर इधर है तो इक्वल के इधर भी तो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए ना, तो है। अब यहां पर एक्ससीएम यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर m1 x1 i कैप, ठीक है, प्लस m2 x2 i कैप, लिख सकते हैं ऐसे, या कंबाइंडली सबको एक साथ कर दीजिए, डॉट डॉट प्लस mn xn i कैप, और डिवीजन में क्या, m1 प्लस, ऐसा हम लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, क्या आया, हाँ बोल के देखिए, बोल तो दे ही, बोलो। मुझे अच्छे से पता है कितना आप तैर सकते हैं, कितना आप कूद सकते हैं, कितना पानी को आप पचा सकते हैं, बोलो जल्दी, समय बताए, समय वेस्ट ना करें, बताए जल्दी, कैसे हो गया ये,
हमको पता है तुम्हारे पास जवाब नहीं है। आइए, तो उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, YCM लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN YN इंटू J कैप बाई M1 प्लस M2 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। और उसी तरह आप बता दीजिए ZCM बराबर M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN ZN ZK कैप डिवीजन में M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट प्लस MN। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। इसको तेजी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा स्लो रहेंगे, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा भी यदि एक सब्जेक्ट पर आप देते हैं, 3 सब्जेक्ट है आपका, तो 4.5 घंटा ऑन एन एवरेज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद, मतलब आपका जो मोबाइल का एडिक्शन है या और भी घूमना फिरना जो भी है, बातचीत करना, उसके बाद भी आप 4.5 से 5 घंटा निकाल सकते हैं समय। वो आपको सोचना है। एक बार मॉर्निंग में पढ़ने की आदत पड़ गई तो फिर मजा आ जाएगा आपको। क्या हुआ, आज बात करने बंद नहीं रहा है? बात तो हो ही रहा है। फोकस करो, समझे? थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक है और कुछ नहीं इसमें इतना। देखिए, 2 मास सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, 2 मास सिस्टम है। अभी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ देखिए यहाँ पर 2 मिनट। ये सो कोऑर्डिनेट 0,0,0 होगा, क्योंकि ओरिजिन पे ले रहे हैं हम इसको। आप बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे ले सकते हैं, किसी भी मास को ले सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0 होगा क्या, A,0,0 होगा। ठीक है, अब हम इसको मान लीजिए हमको RCM निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवीजन में M1 प्लस M2 लिखेंगे ऐसा। अच्छा, M1 और R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, तो 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 Z कैप, सॉरी K कैप, K कैप हो गया, प्लस M2, और यहां क्या हो जाएगा, A I कैप प्लस 0 प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं।
डिवीजन में क्या, m1 प्लस m2, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया, प्लस m2 a आई कैप हो गया प्लस m1 प्लस m2। मान लेते हैं लेट m1 इज इक्वल टू m2 बराबर m। मान लीजिए दोनों मास क्या है, इक्वल है, तो फिर यहां एक्सप्रेशन क्या होगा आरसीएम का, यहां होगा m इंटू ए आई कैप डिवीजन में 2m, कैंसिल होगा a बाई 2 आई कैप, हो गया। यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली उसके a बाई 2 पे लाई करेगा। कब होगा ऐसा, जब दो मासेस का मास सेम है। यदि मास में चेंजेस आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। मास में चेंजेस कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 4 kg है, थोड़ा देखिए मान लेते हैं ये 4 kg है और ये 1 kg है, ठीक है। तो मास का सेंटर जो उसका दोनों कंबाइंड मास का जो सिस्टम होगा उसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, 4 की तरफ। इसका मतलब जिधर मास ज्यादा होंगे सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे इसको। उसी को हम लोग बोलते हैं टू मास सिस्टम में। अभी जैसे इसका एक और एग्जांपल है, इसको फर्स्ट लिए, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, यहां पर एक मास है और यहां पर एक मास है, ये मास m हो गया, यहां भी मास m हो गया और यहां भी मास m हो गया, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, a है। 3 मास सिस्टम हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिनका साइड क्या है, a। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आरसीएम। आरसीएम निकाल सकते हैं, इसका क्या होगा। देखिए आरसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0, 0। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से आइए वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a बाई 2, 0, 0, है ना। अब यहां से हम कितने दूरी ऊपर जाएंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल को हम 60 डिग्री कह सकते हैं। उसकी हमको जरूरत नहीं भी पड़ेगी तो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमको हाइट निकालना है, ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया ना, और जेड की बात नहीं क्योंकि एक प्लेन में है तो जेड तो 0 होगा ही। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो a बाई 2 होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमको वाई की चिंता है। तो y के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट को यदि a मान लें, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को d मान लेंगे तो हमको d से c का दूरी निकालना है। तो d से c दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल नहीं भी पता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वर्बली बताइए कितना हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू जो होगा रूट अंडर, याद कीजिए रूट अंडर कितना, a स्क्वायर माइनस कितना, बोलिए, हाँ, a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू रूट अंडर, तो 4 माइनस 1 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर 3a बाई 2, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3a बाई 2। तो इसका थर्ड का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमको क्या करना है, आरसीएम निकालना है। तो आरसीएम इज इक्वल टू हमको पता है m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3, डिवीजन में 3m लिख देंगे हम लोग। तो आइए इक्वल टू m1 मतलब m, r1 कितना होना चाहिए 0, तो ये पूरा का पूरा हम 0 कर सकते हैं, प्लस m2 कितना है m, r2 कितना होना चाहिए a आई कैप प्लस, अब r3 की बात करेंगे तो m इंटू a बाई 2 कॉमा ये हो जाएगा आई कैप प्लस, इसको कॉमन ले लेते हैं चलिए ठीक है, और यहां प्लस लिख देंगे क्या, रूट 3 a बाई 2, बस j कैप लिख सकते हैं ऐसे, और डिवीजन में कितना होगा 3m। तो फाइनली आ जाइए आरसीएम इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा m a आई कैप और प्लस m a बाई 2 आई कैप
प्लस एम रूट अंडर 3a/2 जे कैप, डिवीजन में 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा सब में, तो a कैप, a/3 कैप, सॉरी यहां पर एक और है ना, तो a और यहां हाफ, तो 3/2 होगा, ठीक है, a कैप, और यहां प्लस कितना, √3a/2 जे कैप, डिवीजन में 3, तो ये आ जाएगा कितना, a/2 आई कैप, और प्लस कितना होगा, √3/6 a जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ठीक है, सही है, बोलो, बोलिए, कैलकुलेशन ठीक नहीं है क्या, 3 है ना, तो 3 तो डिनोमिनेटर रहेगा ना, कि नहीं रहेगा, इसमें कंफ्यूजन है। अरे कुछ पूछ रहे तो बता ही नहीं रहा कोई, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आरसीएम, आरसीएम हो गया, यानी एक्स में कितना है, a/2 जाएगा, और y में, ये इसका आंसर, समझ गए इस बात को। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, एक क्वेश्चन रेक्टेंगल पे देते हैं, या फिर 2 मार्क्स सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे हम लोग उसको, इसको जस्ट सॉल्व लिख लीजिए। इसकी मुस्कुराहट में सरकाटिज्म है, व्यंग है मुस्कुराने में। चलिए हम लोग बात करते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम, अब चीजों को आसान कर रहे हैं हम लोग। 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब ये सिस्टम में कितने पार्टिकल्स होंगे, 2 से अधिक पार्टिकल के लिए नहीं है ये, और ज्यादातर कंडीशंस में यही होगा, 2 पार्टिकल्स रहेंगे, तो आपके लिए आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक मास मान रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको हम m1 बोल रहे हैं, और चूंकि ये ओरिजिन पर है, ठीक, ओरिजिन पे है, तो कोऑर्डिनेट 0,0,0, ठीक है, यहां पर एक मास m2, और ये बीच का सेपरेशन कितना है, बीच का सेपरेशन d है, ठीक है, d सेपरेशन पे m2 मास, कोऑर्डिनेट क्या होगा, d,0,0, ठीक है, 2 मास सिस्टम है, हमको पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास, तो आरसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2, जैसा अभी हम लोग किए हैं, यहां m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू m1, तो यहां पर ये टर्म तो पूरा 0 होगा, प्लस यहां m2 इंटू डी आई कैप प्लस 0 होगा सब, बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या होगा, यानी कि m2d आई कैप डिवीजन में m1 प्लस m2 होगा, क्या आरसीएम बराबर, इसका मतलब है कि आरसीएम बराबर लिख सकते हैं m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये चूंकि देख रहे हैं आई कैप है, यानी कि जिस एक्सिस पर दोनों मासेस हैं, उस दोनों मासेस को मिलाएंगे, जो लाइन होगा उसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास मिल रहा है ना, तभी तो देख रहे हैं आरसीएम में भी आई कैप आ गया, जे कैप है ही नहीं, इसका मतलब है ना ही वाई एक्सिस में जाएगा, ना ही जेड एक्सिस में जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों मासेस किस एक्सिस पर है, एक्सिस पे, तो दोनों मिलाने वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो अब इसकी बात करें सेंटर ऑफ मास, तो यानी कि मान लेते हैं, सपोज करें कि ये उसका आरसीएम है, ये जो पॉइंट है ये उसका सेंटर ऑफ मास है, COM, सेंटर ऑफ मास, जहां पर वो पोजीशन जहां पर पूरा का दोनों का मास कंबाइंड सिस्टम, ये और ये मास का कंबाइंड सेंटर वहां पर अवेलेबल है, और उस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, आरसीएम बोल रहे हैं। तो ये दूरी जो होगा, इस दूरी को हम मान लेते हैं x1, तो x1 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, m2d बाई m1 प्लस m2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि ऑरिजिन से ही मेजर हुआ है, तो उस डिस्टेंस को ही जो हमारा क्या आ रहा है, आरसीएम आ रहा है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, x1 मान लेते हैं, तो हम x1 बराबर क्या लिख सकते हैं, m2d बाई m1 प्लस m2,
तो ये जो दूरी होगा, इस पॉइंट को हम सी मानते हैं, इसको सी कह रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट हो गया। तो ए से बी का दूरी यानी कि ए बी, ए सी इज इक्वल टू क्या है, x1 है, दैट इज इक्वल टू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी। ये आ गया। अब हमको पता करना है c से b का दूरी, तो सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, d माइनस x1 होगा। तो d माइनस x1 कितना है, m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी, ये होगा। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करें तो dm1 प्लस dm2 माइनस m2d, डिवीजन में m1 प्लस m2। तो यहां से m2d कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी, ये आ गया cb। यानी कि ये जो cb दूरी है, सेंटर ऑफ मास से सेकंड मास का दूरी है। और AC क्या है या CA क्या है, सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट मास से दूरी है ना, वो है। और देखिए दोनों में क्या आ रहा है, एक ये m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी आ रहा है। तो ये इसको x2 मान लेंगे, तो x2 बराबर क्या हो गया, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी हो गया। ये x1 प्लस x2 हुआ। और आप भी ऐसे भी ऐड कीजिएगा, क्या ऐड करेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2, तो फिर से d आना चाहिए, ऐड कीजिएगा d आएगा। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज थोड़ा सा चेंजेस क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी है इक्वल टू, और यहां क्या है, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू डी। अब यदि इस साइड में हम ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, हम मान लीजिए m1, और ये वाले पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें m2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें m2। समझ पा रहे हैं कुछ, इसको मल्टीप्लाई, इस वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया m2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया m1 से। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, वो आगे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या दोनों इक्वेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या मान रहे हैं, x1, और ये वाले टर्म को x2। तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2 लिख सकते हैं। और इसी को रीअरेंज करें तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 बाई m1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x2 बाई x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 हो जाएगा। इसमें से जो फॉलो कर सकते हैं आप करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो मास सिस्टम है हमारे पास, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक मास यहां है और एक मास यहां है। ये मास m1 है जो कि 2 kg है, और ये मास m2 है दैट इज 4 kg है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सपोज 6 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड RCM, या फिर कह लीजिए हाँ फाइंड RCM पता करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 बाई x2, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो हमको RCM पता करने, x2 बाई x1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बाई m1। तो यहाँ x1 है बाई x2 है इज इक्वल टू m2 कितना दिया हुआ है 4, m1 कितना है 2, ये कैंसिल होकर 2 हुआ। तो x1 बराबर कितना 2x2, ये पहला इक्वेशन। और हम जानते हैं x1 प्लस x2 कितना 6। तो यहां पर हम ये x1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3x2 इज इक्वल टू 6। तो x2 बराबर कितना आ गया 2 मीटर, यानी कि ये दूरी कितना होगा, तो ये दूरी कितना निकलेगा 4 मीटर। तो हम निकल गया सेंटर ऑफ मास, बिना हमको ये ऑरिजिन लिए हुए या बिना कोई और काम किए हुए। RCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 ये सब किए बिना ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये अप्लीकेबल किसके लिए है, सिर्फ दो मासेस के लिए। यदि दो मासेस का, आप ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2-3 पॉइंट्स में लिखाएंगे भी कि यदि दो मास सिस्टम है और उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए कुछ भी है d है,
तो उनका जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा, उसका जो रेशियो होगा, वो मास उस मास के अपोजिट होगा। मतलब कहने का मतलब x1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, या इसी को m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x1। इसमें कहने का मतलब यह है कि x1 यदि मास बढ़ा, m1 यदि बढ़ा तो x1 छोटा हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, ये 2 kg और 4 kg में बड़ा कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है मास? 4 kg। तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया, इसीलिए सेंटर ऑफ मास, या तो दोनों मासेस बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पे होता है, दोनों मासेस बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पे होता है, लेकिन एक साइड का मास ज्यादा है, 2 किलो है, और इधर 4 kg है और इधर 2 kg है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया उधर। इसका मतलब जिधर मास ज्यादा उसका x छोटा हो गया। इसका x कितना आया? 2, क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, इसलिए इसका x बढ़ गया। तो ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया। समझ पाए इस बात को? और एक और बात है इसमें कि दो मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास हमेशा उसको लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन होता है उसी पे लाई करेगा। कोई भी दो मासेस ले लीजिए, मान लीजिए सपोज करें कि आप इस तरह से एक मास सिस्टम ले रहे हैं, मान लीजिए यहां एक मास ले रहे हैं और एक मास यहां है, और ये मास मान लीजिए लेंथ इसका 10 मीटर है सपोज, और ये 2 kg है और ये 4 kg है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये लाइन पे ही होगा। तो यहां पर भी ये सेंटर ऑफ मास है, इसको x1 और इसको x2 बोल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x1 बाई x2 बराबर क्या लिखेंगे, m2 बाई m1। तो m2 कितना, 4, यहां पर 2 kg माने हैं तो ये 2 आ गया, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x2, और फिर क्या है x1 प्लस x2 बराबर कितना, 10। तो पुट करेंगे x1 का वैल्यू तो ये आ जाएगा 3x2 इज इक्वल टू कितना, 10। दिस इंप्लाइज x2 बराबर कितना आ गया, 10 बाई 3, यानी 3.33। तो 3.33 मीटर, तो इससे तो 3.3 मीटर है, x1 कितना आया, सॉरी x2 कितना आया, 3.33। तो इससे कितना दूरी पे हो जाएगा, ये टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, 6.33 होगा, सॉरी 6.66 होगा ये। तो ऑब्वियसली देखिए जिधर मास ज्यादा है तो उसका सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो गया, इसलिए सेंटर ऑफ मास से उस मास का दूरी घट गया, देख रहे हैं 3.33 हो गया। और जिधर मास कम है सेंटर ऑफ मास उससे दूर चला गया, इसलिए लेंथ उसका बढ़ गया। समझ गए? ये बात हमारे डे टू लाइफ में भी होता है, समझ गए, होता है कि नहीं? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और आप अपने दोस्त को साइकिल में आगे बैठाए हुए हैं, तो आप जो साइकिल चला रहे हैं साइकिल का बैलेंस, यदि आपने अपने दोस्त को पीछे बैठा लिया कैरियर पर, तो फिर साइकिल का बैलेंस में अंतर होता है। तो क्या अंतर आता है, यदि पीछे बैठा लेंगे तो आगे का जो आपका हैंडल है ना, वो थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है, और हल्का आप ठीक से टर्न नहीं करेंगे ना तो वो उठने लगता है। और यदि आप उनको आगे फ्रंट पे बैठाते हैं तो मतलब कि आप पैडल जो प्रेस करते हैं उस पर वजन ज्यादा पड़ता है, आपका हैंडल तो स्टेबल रहता है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाने से, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाने से आगे में क्योंकि वजन कम हो गया, इसलिए हैंडल लिफ्ट अप हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। समझ गए? कभी अपने से ज्यादा वजन आदमी को बैठाए हैं कभी साइकिल पर, वो बहुत शान से कहता है इतना धीरे क्यों चला रहे हो, उसको नहीं पता कि मेरा वजन क्या है, इसको लग रहा होगा। ठीक है, तो मास ज्यादा हुआ उस सेंटर पॉइंट, सेंटर से दूरी पर, यदि सेंटर से दूरी पर मास ज्यादा है तो उसका दूरी सेंटर से कम रहेगा, जिधर मास कम है उधर उसका दूरी बढ़ जाएगा। इसको राइट डाउन कीजिए और पॉइंट्स लिखा देते हैं, उसको लिख लीजिए। क्या हुआ, क्या मेरे एक्सप्लेनेशन से आप संतुष्ट हैं? नहीं है? बोलो।